पहले कमर बटन सीधी करके बैठिए। ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथ को प्रणाम मुद्रा में रखिए। गायत्री मंत्र का पाठ करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संकल्प करिए। हम संकल्प करते हैं आजीवन यम नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग का पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अभेद है। हम अपने संकल्प शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास अजय मनोबल है, अजय मनोबल है, अजय मनोबल है। दोनों हाथ को करते हुए उसकी गर्माहट को अपने चेहरे पर महसूस कीजिए। प्रणाम। प्रणाम सभी को। अच्छा, कल एक होमवर्क दिया था, याद है सबको? क्या होमवर्क मिला था? क्या होमवर्क दिया था प्रतिभा जी, आपको याद है? सॉरी मैम, मैं कल क्लास अटेंड नहीं की थी। घर से बाहर थी, क्लास अटेंड नहीं की थी। देवेंद्र जी, हेमंत जी आपको याद है? जी मैम, जो हृदय की संरचना को बनाना था, मानचित्र को, हाँ। और श्वसन तंत्र को पढ़ना था। हाँ, तो श्वसन तंत्र देवेंद्र जी आपने पढ़ा? जी पढ़ा हूँ, लेकिन ज्यादा वो समझ में फिर नहीं आ पाया। हाँ, इसीलिए तो ये होमवर्क था कि उसको जाके पढ़ना है और फिर बताना है मुझे यहाँ पे। सुष्मिता जी, आप क्लास कल तो थी क्लास में? जी मैम थी, लेकिन मुझे आज बहुत काम था तो मैं हेडलाइन ही जितना पढ़ा हूँ, अंदर इतना डीप नहीं पढ़ी हूँ मैम, बहुत काम था मुझे आज। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये तो बता पाएंगी ना कि श्वसन क्या होता है और कितनी तरह का होता है, ये तो बता पाएंगी? श्वसन रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन सिस्टम को हम श्वसन तंत्र या रेस्पिरेशन जो होता है उसी को कहते हैं। और ये तीन होता है, एक बाह्य श्वसन और एक आंतरिक श्वसन और एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तीन तरह का होता है। बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन और एक्सचेंज ऑफ गैसों का विनिमय या परिवहन। ठीक है। आंतरिक श्वसन कितने प्रकार का होता है, पढ़ाएंगे? दो होता है मैम, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन, दो। और श्वसन दूसरा होता है। श्वसन की जो परिभाषा है ना, जो फर्स्ट हमने पढ़ी थी, श्वसन तंत्र के नीचे, वो तो तंत्र आपने डिस्क्राइब कर दिया कि रेस्पिरेटरी तंत्र को कहते हैं, पर है ना ये जो श्वसन है वो क्या है कि हम जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उसके माध्यम से जो हमने कार्बनिक भोज जो भी कुछ खाया है उसका जो ऑक्सीकरण होता है और उसमें ऊर्जा निकलती है और वो छोटे छोटे पदार्थों में विघटित होता है, इसको श्वसन कहते हैं। तो हमेशा श्वसन की जो डेफिनेशन है ना वो ये आएगी, हमेशा याद रखिएगा। और इसमें दो तरीके से बता रखी, एक फर्स्ट जो हमारा जहां श्वसन तंत्र स्टार्ट हुआ है वहां भी लिखी हुई है, और एक ये दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जीवों में संपन्न होने वाली, ये भी उसकी डेफिनेशन है। दोनों ही दो इसकी डेफिनेशन है और दोनों में एक ही चीज है, थोड़ा सा अच्छे से डिस्क्राइब करके उसमें बताया गया है और इसमें नॉर्मली तरीके से बताया गया है। तो हमेशा हमें याद रखना है कि श्वसन कैसे है, क्या होता है, मतलब श्वास लेना ही श्वसन नहीं होता है ना। इसीलिए मैंने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी पढ़े। हाँ हेमंत जी, आप सुनाइए, आपने बनाया मानचित्र हृदय का? माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए, दिखाइए। हाँ, बड़ा ही सुंदर कलरफुल सा डायग्राम मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत अच्छा। आपने गूगल से देखा?
जी मैम। हाँ, गूगल की ही पिक्चर है ये। और देवेंद्र जी, आपने बनाया? नहीं, बनाया हूँ लेकिन दिखाइए ना कैसे बनाया बनाया। कोई बात नहीं, नाम नाम नहीं लिखा लेकिन कोई बात नहीं, आपने बनाया है ना, एफर्ट तो किए हैं। हाँ ठीक है। हाँ, इसकी जो बनाया है वो ठीक बनाया है, जो डायग्राम बनाया वो सही बनाया है। प्रतिमा जी, कल हमारा ये था, मैंने होमवर्क दिया था कि जो सेशन मैंने पढ़ाया है उसके बारे में मैं पूछूंगी और डायग्राम बना के लेके आना था हार्ट का, जो आज हम परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे। तो ये 10 नंबर का था, और जिन्होंने नहीं बनाया वो कल फिर वापस बना के मुझे दिखाएंगे ही कि हाँ हमने ये बनाया। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है तंत्र। हाँ, इसीलिए मैं बार बार आपको पूछ भी रही हूँ कि आप लोगों ने कुछ किया या नहीं किया, और इसको बताना भी जरूरी है। हेमंत जी, डिस्क्राइब कर पाओगे आप श्वसन कितने प्रकार का है? छोटा सा, थोड़े से 5 मिनट के अंदर। माइक ऑन कीजिए, माइक बंद है आपका। हाँ, शुरू में पढ़ाए थे प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप ही कार्बनिक पदार्थों का या ऑक्सीकरण का विघटन करके ऊर्जा प्रदान करते हैं। भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की यही प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। हाँ, और यही श्वसन होता है। 3 प्रकार के होते हैं, एक बाह्य श्वसन, और दूसरा है गैसों का परिवहन, और तीसरा है आंतरिक श्वसन। हाँ, और आंतरिक इसमें श्वसन को थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए। स्तनधारी जीव को जो है ये फेफड़ों से बाह्य श्वसन होता है। हाँ, फेफड़ों से बाह्य श्वसन होता है। जैसे मेंढक आदि होते हैं, वो उनका एक तो त्वचा से भी होता है, और स्किन से होता है, और गिल्स होते हैं मछली वगैरह में, मछली फेफड़े वगैरह में, मछली आदियों से गल्फ में श्वसन होता है। गिल्स होते हैं, यहाँ पे गिल्स बोलते हैं उनको। और ये हमारा श्वसन क्रिया से हमारे जब हम सांस लेते हैं, और लेते समय हमारा जैसे नाइट्रोजन 78% है, और हमारा CO2 लगभग 21%, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होता है, लेकिन छोड़ते समय हम लोग 4% एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। 17% अंदर से हम इनहेल करते हैं, अवशोषित होता है, और छोड़ते समय हमारे जो अंदर में एक प्रक्रिया होती है, ऊर्जा के रूप में खपत होता है, और जो छोड़ते हैं वह तो वो 4% एक्स्ट्रा होता है। और कार्बन थोड़ा बहुत होता है, फिर अच्छे से और पढ़ेंगे मैम फिर। हाँ, आप जो ये हमारा लास्ट वाला टॉपिक है आंतरिक श्वसन, उसके बारे में बताइए कुछ, कितने प्रकार का होता है और किस तरीके से ये करा जाता है, किसके अंदर होता है? ये मैंने 2 बार 3 बार एक्सप्लेन करा था। अनऑक्सी श्वसन कैसे होता है, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी, ये 2 प्रकार का होता है ना आंतरिक श्वसन। ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन, हाँ तो नहीं बताइए। तो थोड़ा याद नहीं आ रहा है मैम अभी। हाँ, अनऑक्सी तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, अन जिसके अंदर नहीं है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, और ऑक्सी मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। एक तो इसका फैक्टर हो गया ये। दूसरा है अनऑक्सी श्वसन कहाँ होता है? कोशिका के कोशिकीय द्रव्य के अंदर, दोनों कोशिका के अंदर होते हैं, इसलिए आंतरिक श्वसन है। पर कोशिका के अंदर किस जगह? तो जो फर्स्ट वाला है अनऑक्सी श्वसन, जो ऑक्सीजन के बिना होता है, वो होता है कोशिकीय द्रव्य के अंदर, और जो ऑक्सी श्वसन है वो होता है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, मैंने कल कई बार बताया था, बताओ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? अनु सबसे लेट है ना, क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया बेटा? अनु माइक ऑन करो, वीडियो ऑन करो। पढ़ाई नहीं करी है ना बेटा? बिल्कुल नहीं पढ़ी है। गायब हो जाते हो तुम लोग, ना जवाब देते हो, रिप्लाई भी नहीं करते हो, और फिर पूछने का कोई मीनिंग नहीं है। मतलब पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाओ, कोई बात नहीं है ना,
थोड़ा तो पढ़ना चाहिए ना आप लोगों को। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, आपको पता है देवेंद्र जी क्या है माइटोकॉन्ड्रिया? जिसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है। कल बताया था ना मैंने, सेल का क्या होता है ये है हेमंत जी, क्या होता है? सेल का ऊर्जा केंद्र होता है, पावर हाउस है ना। पावर हाउस बोलते हैं इसको। सेल का पावर हाउस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सभी याद करेंगे, इसलिए मैंने बार बार बोला था इसको लिखो। मेरे बोलने का समझाने का मीनिंग क्या है, आप लोग अपने नोट्स बनाओ। ऐसा तो इसमें भी लिखा हुआ है, आप आराम से कर सकते हो, पर जो मैं बोल रही हूँ वो थोड़े ना है इसमें लिखा हुआ। तो जब मैं उसको समझा रही हूँ तो प्लीज अपने नोट्स बनाओ, ताकि आपको उस टाइम आसानी होगी। जब आप एग्जाम दोगे ना तो आपको याद रहेगा कि आपने क्या लिखा था। बहुत आसानी से आप लोग तब लिख पाओगे कि हाँ ये चीज ये थी, ये चीज ये थी। और प्रतिमा जी, आपने कल की क्लास नहीं ली थी ना, तो आप इसकी ऑनलाइन जो रिकॉर्डिंग सेशन होता है ना, रिकॉर्डिंग वाला ले लेना, है ना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। हाँ, रिकॉर्डिंग वाला लेना। और अनु बेटा तुम तो ऑन करो ही मत कैमरा। चलो अब हम आगे चलें। सुष्मिता जी कल और पढ़ के बताइएगा, है ना, और बनाना है डायग्राम, सबको दिखाना है। ठीक है अनु, तुम्हारे लिए भी है ये सारी बातें। सबसे लास्ट में तुमने ज्वाइन किया, फिर तुम ऑन भी नहीं कर रही हो बेटा। चलिए परिसंचरण तंत्र पढ़ते हैं हम। परिसंचरण तंत्र क्या होता है? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। उसमें क्या होता है? सर्कुलेटरी, क्या सर्कुलेट होता है उसमें? होता है ब्लड सर्कुलेट। जो हमारा खून है वो कैसे सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी के अंदर, कौन कौन से अंग इस परिसंचरण तंत्र में काम करते हैं। जो मेन इसमें अंग काम करता है वो हमारा क्या होता है? हार्ट। और उसके साथ होती है रुधिर वाहिकाएं, जो ले जा रही हैं और ला रही हैं ब्लड को। ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर हमारी नसों का क्या है? जाल है। आपने देखा होगा ना, हम कहीं भी थोड़ा सा कट जाता है तो खून आ जाता है। कोई एक अकेली एक जगह कटने से तो खून नहीं आता। तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर नसों का जाल है। इस चमड़ी के नीचे नसों का जाल है, स्किन के नीचे, जिससे कि पूरी बॉडी के अंदर एक सर्कुलेशन होता है। एक तरीके की जो नसें होती हैं, जो वाहिकाएं होती हैं, वो ले जाती हैं रुधिर हार्ट से हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई करने के लिए सेल लेवल तक। और एक क्या करती हैं? यूज किए हुए सेल, जब सेल यूज कर लेते हैं रुधिर के अंदर से ऑक्सीजन को, तो वो ले जाती हैं कहाँ? वापस हार्ट तक। तो ये जो सर्कल चलता है, जो ये सर्कुलेट होता है, मतलब घूमता है पूरी बॉडी के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। और इसमें काम क्या कर रहा है? मेन मेजर पार्ट इज हमारा हार्ट। इसीलिए मैंने कहा था कि हार्ट की थोड़ा डायग्राम देख के आना। अभी सभी लोग देखो क्या हार्ट हमारे पास बनी हुई ना पिक्चर, और जिन्होंने बनाई है वो भी अपनी देखो कि क्या क्या है इसमें। आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, वाल्व्स हैं, और ये जो हमारा हार्ट है ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब मसल्स का बना हुआ, मांसपेशियों का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, जो हर समय 24/7 पंपिंग करता है, चलता रहता है संकुचन के द्वारा, ऐसे 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 हर समय। मैम ये पिक्चर जो हमारे हार्ट है हमारे बॉडी के अंदर, अगर हम सामने से देखें, चेस्ट रीजन से देखें, तो ये पिक्चर ऐसा ही है, फ्रंट में ऐसा है या साइड में? साइड से है ड्राइंग पिक्चर? नहीं, साइड से नहीं है ये। तो देखो जब आप एक्चुअल हम हार्ट देखते हैं ना, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखाई देता है, वो बिल्कुल अलग होता है। वो उसमें सारे हमें हाँ है ना, ठीक है ना? गूगल में देखा वीडियो। हाँ, ये फ्रंट व्यू है। बट जैसे कि अगर यहाँ से ओपन करेंगे हम चेस्ट को, तो चेस्ट कैविटी में सबसे सामने जैसे दिखाई देगा वो ये है कि हार्ट का ये स्ट्रक्चर है, जो ऊपर से 2 ग्लोब्यूल्स है, नीचे से ऐसे थोड़ा गोल अंडाकार सा है, और ऊपर से उसमें निकल रही हैं, नीचे से भी निकल रही हैं। ये सारी चीजें जो हैं वेन्स, और ये दिखाई बिल्कुल सेम ऐसे ही देता है, बट वो एकदम दिखने में अलग होता है क्योंकि मस्कुलर फॉर्म है, ये एक पिक्चर फॉर्म है। तो बिल्कुल ये जो फ्रंट व्यू जो होता है, सामने का व्यू, सामने का चित्र है, ये जो हार्ट का चित्र है हमारा, इसमें दे रखा है। और इसको सब लोग आज वापस इसको पढ़ेंगे, हमारे श्वसन तंत्र को भी पढ़ेंगे और इसको भी पढ़ेंगे। कितना भी टाइम नहीं हो, पर थोड़ा सा टाइम निकालो, 15 मिनट लगेगी बस पढ़ने में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो लेटे लेटे सोने से पहले, है ना सुष्मिता जी, थोड़ी देर सोने से पहले भी अगर आप बुकलेट लेकर के देख लोगे ना, तो आपको याद हो जाएगा, फिर आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो ये बेस है हमारा,
जो DNYS का फर्स्ट ईयर है, ये बेस है। इसमें हम क्या क्या कर रहे हैं, अब जैसे आप मेडिसिन के हम प्राकृतिक रूप से इसमें क्या चिकित्सा करते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये सब क्या पढ़ाएंगे आपको, आगे पढ़ाएंगे हम, है ना। पर जब बेसिक क्लियर नहीं होगा कि हार्ट क्या है, परिसंचरण तंत्र क्या है, श्वसन तंत्र क्या है, तो आप कैसे करोगे कोई भी प्राथमिक चिकित्सा या फिर कोई भी नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट। इसलिए पहले बेस मजबूत होना चाहिए हमारा, तो हम इनको पढ़ेंगे और ये बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, क्योंकि बहुत इजी कोर्स है ये। तो हमें आराम से, आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, और आप फील भी करोगे ना अपनी बॉडी में, जब इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखने लग जाओगे, ये चीज है, ये चीज है, तो आप हर चीज को जब खुद महसूस कर पाओगे ना, फिर आप तुरंत पकड़ पाओगे कि ये चीज, ये पेट में इस जगह दर्द है तो ये तो लिवर में दर्द हो रहा है, ये इस जगह दर्द है तो शायद आंत में कोई परेशानी हो सकती है। अगर बिल्कुल पेट में बृहदांत्र वाली तरफ दर्द हो रहा है तो आप कहोगे कि हाँ, उन्होंने बताया था कि आंत का स्ट्रक्चर ऐसा है, तो आंत में इस जगह दर्द हो सकता है ना, इस जगह दर्द है तो किस चीज का दर्द है। हम तभी समझ पाएंगे ना जब हम खुद, हमारे को ये पिक्चर्स देने का क्या मतलब है, ये मैंने कल आपको दिया, तो इसका मीनिंग यही है कि आप लोग जब खुद देखेंगे, समझेंगे, तो आप अपनी बॉडी को भी तो उस जगह पे रख करके सोचिए कि हाँ, हमारी बॉडी में जैसे बाह्य रूप से तो दिख रहा है, ये 2 आंखें हैं, नाक है, हमारे होठ है, फेस है हमारा, बट अंदर है तो अंदर है तो रिब के अंदर क्या है, ये हमारी पसलियां हैं, हमने पहचान लिया कि ये पसलियां है। पसलियों के अंदर क्या है, हमारा हार्ट, हमारे लंग्स हैं, 2 जोड़ी होते हैं, हमने कल श्वसन तंत्र में जैसे पढ़ा। तो जो भी कोई चीज होगी तो आप तुरंत महसूस कर सकते हो कि बच्चे को ठंड लग गई, पसलियों में दर्द हो रहा, तो पसली में कैसे दर्द हुआ, वो ठंड लग गई उसको, फेफड़ों में उसको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए उसको पसलियों में दर्द हो रहा है। तो यही तो डायग्नोस करने का तरीका है। तो इन सब चीजों को समझो, इन हर चित्र का मतलब होता है हमारी लाइफ के अंदर, कि हम उसे, जब आप अपने आप के ऊपर समझने की कोशिश करोगे ना, तो आपको सब समझ में आ जाएगा और बहुत आसानी से समझ में आएगा। और नहीं समझ में आता तो वीडियोस को आप एक बार देख लो, यूट्यूब पे जाओ, अपना चैनल डालेंगे आप, जैसे ही ऋषिकुल योगपीठ निकल के सारी वीडियोस आ जाएंगी, और एक बार जरूर देखा करो उनको, क्योंकि मैंने तो एक बार बोल दिया पर रिकॉर्ड होके वो यूट्यूब पे आ गया है ना। तो आप उसको पढ़ो, वहां पे लाइक भी करो और अच्छे से उसमें सुनो, देखो कि हाँ क्या है, जो भी कुछ छूट जाता है, नहीं समझ में आया, जैसे देवेंद्र जी आपको समझ में नहीं आया ना अच्छे से, तो आप वापस उस वीडियो को देखो जा करके, तो आपको फिर समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या समझाया था, कहीं कुछ छूट गया था क्या, या फिर आप फिर वहां से नोट बना लो कि हाँ ये चीज मैम ये फिर भी मेरे समझ में नहीं आया, अब आप बता दो, तो अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोगों ने पढ़ाई करी और आपको नहीं समझ में आया तो आपने देखा। जिस दिन का लेक्चर छूट गया उस दिन का ऑनलाइन आप रिकॉर्डेड वीडियो देखो, है ना। अब हम परिसंचरण की बातें कर रहे हैं, ठीक है, सभी ध्यान से सुनेंगे और इस पे फिर कल पढ़ के भी आएंगे, मैं पूछूंगी कल वापस। परिसंचरण तंत्र का काम क्या है? इस तंत्र का काम शरीर के प्रत्येक भाग में रुधिर को पहुंचाना है, जिससे उसे पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। ठीक है, बता दिया था ना मैंने ये कि क्या काम करता है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र में सर्कुलेट कर रहा है, परिसंचरण कर रहा है बॉडी के अंदर किसका, रुधिर का। रुधिर को पहुंचाना हर जगह, उससे पोषण और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम क्या करता है। अब अंडरलाइन करो, पोषण और ऑक्सीजन क्या पहुंचा रहा है रुधिर परिसंचरण तंत्र में, पोषण और ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। ठीक है, अपने नोट्स में लिखिए कि क्या कर रहा है परिसंचरण तंत्र, रुधिर के द्वारा पोषण और ऑक्सीजन पहुंचा रहा है हमारे बॉडी को। ठीक है, इस तंत्र को का केंद्र हृदय होता है। क्या होता है इसका केंद्र? हृदय होता है, जो रुधिर को निरंतर पंप करता रहता है। जो उसकी पंपिंग होती है ना, जिसको हम फील कर सकते हैं हार्ट को, हार्ट बीट जिसको बोलते हैं, धक 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 जो होती है, वो क्या है, पंपिंग है। उसको क्या बोलते हैं, पंपिंग, जिसके द्वारा ब्लड का फ्लो होता है। ऐसे पकड़ा, ऐसे इस तरीके से उसका क्रिया होती है, ये है ना, पंपिंग बोलते हैं इसको। निरंतर काम करता है, हमारी बॉडी का ऐसा ऑर्गन जो हर समय निरंतर काम करता है। अगर ये 1 सेकंड के लिए भी काम करना बंद कर दे तो हमारी बॉडी काम करना बंद कर देगी और वो तुरंत हार्ट अटैक के रूप में आएगा और हम जीवित नहीं रहेंगे। ठीक है ना, इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हार्ट। निरंतर पंप करता है और धमनियां और वाहिकाएं जिनमें होकर के रुधिर अंगों में पहुंचता है और कोशिकाओं द्वारा वितरित होता है। अब ये जो धमनियां और वाहिकाएं हैं, इनके द्वारा रुधिर अंगों में पहुंच गया, ब्लड हर अंग में हर ऑर्गन तक पहुंच गया और कोशिकाओं द्वारा वितरित हो गया, हर जगह पे बांट दिया गया। ठीक है, बांट दिया गया, ऐसे नहीं एक जगह ज्यादा एक जगह कम, जैसे जैसे जिसको जितनी जितनी नीड है
जितनी कोशिकाएं हैं, जितना बड़ा ऑर्गन है, जितना छोटा ऑर्गन है, उस हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है उसके अंदर। परिसंचरण तंत्र या वाहिका तंत्र, ये सर्कुलेटरी सिस्टम, सारे इसी के नाम है, ठीक है। अंगों का वह समूह जो शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात करता है। अब ये है इसकी क्या साइंटिफिक लैंग्वेज, अंडरलाइन कर लो। परिसंचरण तंत्र अंगों का वह समूह है जो शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात करता है। इससे रोगों से शरीर की रक्षा होती है, ठीक है। काम भी बता रहे हैं साथ साथ कि इससे शरीर की रोगों से रक्षा होती है। शरीर का तापमान और पीएच निरंतर रहता है, और अमीनो एसिड्स, विद्युत अपघटन पदार्थ, गैसें, हार्मोन, रक्त कोशिकाएं, नाइट्रोजन के अपशिष्ट उत्पाद आदि परिसंचरण तंत्र द्वारा यातायात किए जाते हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम इन धमनी और वाहिकाओं द्वारा क्या किए जाते हैं, परिसंचरण किया जाता है, इनका यातायात होता है। केवल रक्त वितरण नेटवर्क को ही कुछ लोग वाहिका तंत्र मानते हैं। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि केवल रक्त वितरण ही हो रहा है, मतलब केवल खून ही आ जा रहा है। केवल खून ही थोड़ा आ जा रहा है, उससे पोषण तत्व जा रहे हैं, आपके जितने भी अपघटित पदार्थ बन रहे हैं और कुछ भी हो रहे हैं वो भी हो रहे हैं, उसी के कारण क्रिया हो रही है ना। ऑक्सीजन कैसे पहुंच रही है कोशिका तक, रुधिर के द्वारा परिसंचरण हो रहा है ना, रुधिर के द्वारा पहुंच रही है, और वहां बनी हुई वेस्ट प्रोडक्ट वो भी बाहर तक निकालने के लिए ले जाया जा रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये काम भी करते हैं। कुछ लोग क्या समझते हैं कि केवल खून आ गया यही परिसंचरण तंत्र है, नहीं, ये सच नहीं है। अब इसमें पता है ना क्या क्या चीजें हैं, देखो, अमीनो एसिड्स, विद्युत अपघटन, गैसें, हार्मोन, रक्त कोशिकाएं और नाइट्रोजन के अपशिष्ट उत्पाद आदि परिसंचरण द्वारा यातायात करे जाते हैं। अंडरलाइन इट। केवल रक्त वितरण नेटवर्क को ही कुछ लोग वाहिकाएं मानते हैं, जबकि अन्य लोग लसिका तंत्र को भी इसी में सम्मिलित करते हैं। कुछ लोग तो लसिका तंत्र को भी इसी में शामिल कर लेते हैं, बट वो डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। मैम विद्युत अपघट्य ये क्या है मैम? अमीनो अम्ल के पास विद्युत अपघट्य लिखा है। ये चार्जेस देखो, जब एनर्जी बनती है ना, तो इस तरीके के पीएच वगैरह और नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं, तो वो विद्युत अपघट है। जो टूट के कुछ अपघटन के बाद भी जो चीजें बनती हैं, तो ये उसके अंदर आता है, ठीक है। तंत्र को भी इसी में शामिल करते हैं। मानव एवं अन्य कशेरुकी प्राणियों का परिसंचरण तंत्र बंद परिसंचरण तंत्र है। हमारा तंत्र कैसा है, बंद, हम इसे देख नहीं सकते, है ना, स्किन के नीचे है, इसलिए कौन सा तंत्र है ये, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इसको हम कहते हैं, बंद परिसंचरण तंत्र, जिसे हम देख नहीं सकते हैं। इसका मतलब है कि रक्त कभी भी धमनियों, शिराओं और कोशिकाओं के जाल से बाहर नहीं आता है, ठीक है ना, आप उसको देख नहीं सकते हो। और जो भी है खून, वो जैसे मसल्स वगैरह में नहीं है, है ना। जो वेन्स है, जितनी भी शिराएं और धमनियां और वाहिकाएं हैं, उसके अंदर है, ठीक है। इस अकशेरुकों के परिसंचरण तंत्र खुले हुए परिसंचरण तंत्र होते हैं। बहुत से तुच्छ प्रकार के प्राइमेटिव एनिमल्स जो होते हैं, उनमें परिसंचरण तंत्र होता ही नहीं है, किंतु सभी प्राणियों की लसिका तंत्र एक खुला तंत्र होता है। बाकी सभी प्राणियों का जो लसिका तंत्र होता है वो एक खुला तंत्र होता है, वो किसी वाहिकाओं वगैरह के द्वारा नहीं चलता है, ठीक है। वाहिका तंत्र यहाँ पे परिसंचरण तंत्र को ही बोल रहे हैं ना, वो मत होना। धमनियों और शिराओं के समूह का नाम है। परिसंचरण तंत्र क्या है, वाहिकाओं और शिराओं के, धमनियों और शिराओं के समूह का नाम है। और हृदय, धमनियों और शिराओं का समूह। अब इसमें क्या क्या चीज आ गई, 3 चीजें इंडिकेट कर रही है ना, किस किस का समूह है परिसंचरण तंत्र, वाहिका तंत्र, हृदय, धमनियां और शिराएं, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे नोट्स बनाते चलो। वाहिका तंत्र इजिकल टू कौन कौन से ऑर्गन आ गए इसके अंदर, हार्ट आ गया इसमें, और इसमें ये दोनों चीजें आ गई, वाहिका, ये धमनियां और शिराएं, ठीक है। धमनियां और शिराओं के बीच कशेरुकाओं का केशिकाओं का विस्तृत समूह भी इसी तंत्र का भाग है। केशिकाएं भी होती हैं, जो पतली पतली नलियां होती है ना, बहुत बारीक बारीक, उनको केशिकाएं कहते हैं, वो भी इसी तंत्र का भाग है। इस तंत्र का काम शरीर के प्रत्येक भाग में रुधिर को पहुंचाना है, जिससे इसे पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त हो सके।
और जो इस तंत्र का काम क्या है, शरीर के प्रत्येक भाग में खून को पहुंचा देना, जिससे कि उनको पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। ये इसका काम है ना। जब काम पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे, ये ही लिखेंगे। इस तंत्र का केंद्र हृदय है, जिसका मेन ऑर्गन है वो क्या है, हार्ट। ठीक है, जो रुधिर को निरंतर पंप करता रहता है, और ये हार्ट हर समय क्या करता रहता है, पंपिंग करता रहता है, जिससे खून चलता रहता है हर समय। और धमनियां में वाहिकाएं हैं जिनमें होकर रुधिर अंगों में पहुंचता है और कोशिकाओं में वितरित हो जाता है। धमनी और वाहिकाओं में पहुंच जाएगा और उधर वितरित हो जाता है। कोशिकाओं के रुधिर से पोषण और ऑक्सीजन ऊतकों में चले जाते हैं, और इससे पोषण और ऑक्सीजन में विहीन रुधिर को वे शिराओं में लौटाकर हृदय में लाती हैं, जो उसको फुसफुस में ऑक्सीजन लेने के लिए भेज देता है। ठीक है, समझ में आ गया है सबको। वो क्या करती हैं, केशिकाओं के रुधिर से पोषण और ऑक्सीजन कहाँ चले जाते हैं, ऊतकों के अंदर। और इस पोषण और ऑक्सीजन से हीन रुधिर को, मतलब अब उसके अंदर क्या नहीं है, ब्लड तो है पर उसके अंदर पोषण और ऑक्सीजन नहीं है। बिना पोषण और ऑक्सीजन वाला जो ब्लड क्या है, वापस कहाँ आ गया, हमारे हृदय में लौट के आता है, और हृदय उसको कहाँ भेज देता है, फेफड़े में वापस बाहर निकालने के लिए, है ना। अब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और जो बाकी नाइट्रोजन कृत वो हैं गैसीय पदार्थ हैं, वो हमारे सांस के द्वारा बाहर आ गए। ये काम कौन करता है, ये केशिकाओं वापस लेके आती हैं इस तरीके के उसको ब्लड को के लिए भेज देता है। आंत्र से अवशोषित होकर पोषक अवयव भी इसी रुधिर में मिल जाते हैं। और जो छोटी आंत करती है ना अवशोषण, उससे क्या होता है कि जो भी पोषक अवयव होते हैं वो भी इसी रुधिर में मिल जाते हैं, है ना। और फिर से इस रुधिर को अंगों में ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाने के लिए धमनियों द्वारा भेज दिया जाता है, और इस रुधिर को वापस से अंगों के अंदर भेज दिया जाता है। ले लिया वापस से उसने, और फिर वापस उसको भेज दिया कि चलो पोषण को चलते रहने दो, लगातार हर समय ये काम होता रहता है, एक सर्कल की तरह परिसंचरण हर समय। मतलब बिना पोषण और बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड वापस आ रहा है, और ऑक्सीजन और पोषण वाला ब्लड जा रहा है, आना और जाना, इस तरीके का यातायात हर समय चलता रहता है। उसी को परिसंचरण तंत्र कहते हैं, हम सामान्य भाषा में ये कह सकते हैं। ठीक है, हृदय क्या है। अब देखो, हमने जिसने बनाया है ना डायग्राम, उसको समझ में आएगा, नहीं तो बाकी सब जने अपने इसमें देखो, बुक के अंदर आपका हार्ट का डायग्राम दे रखा है। पल्मोनरी आर्टरी कौन सी है, पल्मोनरी वेन कौन सी है, सारे इसके अंदर देखो ये वाल्व्स दे रखे हैं, तीनों चारों वाल्व हैं, वेना केवा है, सुपर रॉक, और ये पेरिकार्डियम, कार्डियम कौन सा है, सारे हिस्से इसके बता रखे हैं। अरोटा कहाँ है, देखो ध्यान से ना, सबको दिखाई देगा इसमें क्या क्या चीज है। लेफ्ट आर्टिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, है ना। लेफ्ट वाला पोर्शन अलग, राइट वाला पोर्शन अलग। अब उसमें राइट आर्टिकल और राइट वेंट्रिकल है, और दूसरी साइड लेफ्ट आर्टिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये इसकी संरचना है ना। ये भी आती है एग्जाम के अंदर, हार्ट की संरचना, कि आप उसको बनाओ और एक्सप्लेन करो और इसका लेबल डायग्राम लिखो। मनुष्य के हृदय के सामने का दृश्य है ये, ठीक है, इसमें लिख भी रखा है यहाँ पे कि जो फ्रंट साइड जैसे ही ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से एक हार्ट हमको दिखाई दे देगा कि ये है हमारा दिल। हृदय हार्ट पेशी ऊतक से निर्मित 4 कोष्ठों वाला खोखला अंग होता है। ठीक है, देखो क्या होते हैं 4 कोष्ठ, मैंने आपको बताया ना, लेफ्ट आर्टिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टिकल, राइट वेंट्रिकल, ये सारे क्या हैं, ये हैं इसके 4 कोष्ठ, 4 अलग अलग कोष्ठ होते हैं इसके, मतलब 4 चैम्बर्स कह सकते हो आप इसको, कि 4 चैम्बर्स हैं इसमें अलग अलग। अंदर से खोखला होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, खून हमेशा चलता रहता है। ऊतकों से निर्मित होता है, ये पेशी ऊतकों से निर्मित है ये अंग। और वक्ष के भीतर की तरफ, हमारे चेस्ट के भीतर की तरफ, ऊपर दूसरी परशुका और नीचे की ओर छठी परशुका के बीच में बाईं ओर स्थित रहता है, हल्का सा लेफ्ट की ओर। मतलब एकदम लेफ्ट में नहीं होता है कि आप सोचो यहां होगा, नहीं, थोड़ा यहाँ ऊपर की ओर, बिल्कुल एकदम सेंटर से थोड़ा सा टिल्टेड होके हार्ट यहाँ आपका हल्का सा लेफ्ट साइड में हार्ट हमारा होता है। ठीक है, ये इसकी एनाटॉमी है,
कि कैसा होता है, किससे बना होता है और किस जगह इसकी लोकेशन है। थोड़ा ऊपर की तरफ होता है, ये नहीं कि बिल्कुल नीच में एकदम बीच में है, पीछे बीच में है, थोड़ा ऊपर की तरफ और लेफ्ट, थोड़ी लेफ्ट हैंड साइड, हल्का सा, बहुत एकदम से कॉर्नर में जाके नहीं होता है। ये दोनों और दाहिने और बाएं फुफ्फुस हैं, इसके दोनों और लेफ्ट और राइट हमारे फेफड़े आ जाते हैं और इसका आकार कुछ त्रिकोण के समान होता है, जिसका चौड़ा आधार ऊपर और विस्तृत निम्न नीचे की ओर स्थित रहता है। थोड़ा सा है ना तिकोना सा लगता है ये, इसीलिए इसको नीचे से ऐसा ट्रायंगल जैसा शेप दे देते हैं। बाकी इतना तिकोना नहीं होता है कि बिल्कुल एकदम तीखा तिकोना है, नहीं, थोड़ा सा हल्का सा ऐसा लगता है कि तिकोना, ऊपर से थोड़ा चौड़ा सा होता है, नीचे से थोड़ा तिकोना सा होता है, थोड़ा सा सकड़ा होता है ऊपर से। इस पर दोहरा कला निर्मित आवरण चढ़ा हुआ होता है, जिसको हृदय आवरण कहते हैं। इसके ऊपर क्या होता है, हल्का सा एक आवरण होता है, पतली सी झिल्ली नुमा, दो तरीके की होती हैं, वो दो होती हैं दोहरी, एक होती है फिर उसके ऊपर एक और होती है, वो इसको क्या करती है, मतलब इसकी रक्षा करती है, सुरक्षा करने का काम इसका करते हैं, कहते हैं, और उसको कहते हैं पेरिकार्डियम। वो होता है, हाँ, पेरिकार्डियम होता है ये। इसकी दोनों परतों के बीच में थोड़ा स्निग्ध द्रव्य भी भरा होता है। एक जो ये बताया ना कि दो लेयर होती है पेरिकार्डियम, तो जो एक लेयर है, जैसे ये लेयर है, अब इन दोनों के बीच की जो जगह है, ये वाली जो बीच की जगह है, इसके अंदर क्या है, एक हल्का पतला द्रव्य होता है, ठीक है। इस हृदय के भीतर 4 कोष्ठ में विभक्त होता है, अंदर से इसके 4 पार्ट होते हैं। देखो आपको दिखाई देगा बिल्कुल अलग अलग, एकदम क्लियर इसमें पिक्चर है कि इसमें चारों कोष्ठ अलग अलग दिख रहे हैं, लेफ्ट और राइट पोर्शन, लेफ्ट में 2 पोर्शन और राइट में 2 पोर्शन, 2 कोष्ठ दाहिनी ओर, 2 कोष्ठ बाहिनी ओर, बता दिया मैंने। दाहिनी और बाईं ओर के कोष्ठ के बीच में एक विभाजक पट होता है जो डिवाइड कर रहा है, एक स्पेक्ट्रम होता है इस तरीके से, जैसे ये लेफ्ट और राइट है, ऊपर 2 हो गए, नीचे 2 हो गए, अब इनके बीच में एक ऐसी लेयर होती है, उसे स्पेक्ट्रम बोलते हैं। वो इन दोनों को, लेफ्ट और राइट लोब्स को अलग अलग करती है ना, इन दोनों चैम्बर्स को, लोब्स को अलग अलग करती है। विभाजक पट होता है, इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो दोनों ओर के रुधिर को मिलने नहीं देता है। अब ये दोनों ओर के रुधिर को मिलने नहीं देता है, क्यों? क्योंकि दोनों ओर का रुधिर अलग अलग तरीके का होता है, देखो इसमें पढ़ेंगे अभी। प्रत्येक ओर के एक कोष्ठ ऊपर की ओर आलिंद ऑरिकुलर कहलाता है और नीचे का कोष्ठ निलय वेंट्रिकल कहलाता है, ठीक है। नाम है ये इन सब के, अंडरलाइन करते जाना और समझते जाना इसको। दाहिने निलय में ऊर्ध्व और अधो महाशिराओं के 2 छिद्र होते हैं। जो दाहिनी साइड होता है उसमें 2 होते हैं, दाहिने निलय के अंदर ऊर्ध्व और अधो महाशिरा दोनों का होता है, मतलब सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, वेना केवा 2 होती हैं इसके अंदर, जिसके 2 छेद होते हैं, जिनके द्वारा रुधिर लौट कर हृदय में आता है। जो दाहिना साइड है, जो राइट साइड है, उसमें वो खून लौट के आता है जो पोषण से विहीन और ऑक्सीजन से विहीन होता है, ठीक है। इसलिए लेफ्ट और राइट साइड का ब्लड नहीं मिले, इसलिए स्पेक्ट्रम होता है वहां पे कि राइट साइड का ब्लड राइट साइड रहे और लेफ्ट साइड का ब्लड लेफ्ट साइड रहे। बीच में ये स्पेक्ट्रम है जो इन दोनों ब्लड्स को मिलने नहीं देगा, क्योंकि एक तरह से कहो तो अशुद्ध रुधिर और शुद्ध रुधिर, ठीक है। एक पोषक से युक्त लेफ्ट वाला और एक पोषण के बिना, पोषक तत्वों के बिना, ऑक्सीजन के बिना। जिनके द्वारा लौट के आता है। एक बड़ा छिद्र आलिंद निलय के बीच में है, जिस पर कपाटिका लगी हुई है। कपाटिका मतलब वाल्व, जिसको हम वाल्व बोलते हैं ना, ये वाल्व लगे होते हैं इसके ऊपर। और हृदय के संकुचन के समय आलिंद के संकुचित होने पर कपाटिका निलय की ओर खुलती हैं। ये वाल्व संकुचित होने पर ऐसे खुलता है, ठीक है, और जिससे रुधिर निलय में चला जाता है। दाहिने निलय में फुसफुसी धमनी का भी छिद्र होता है। निलय में संकुचित होने पर रुधिर फुसफुसी धमनी से होता हुआ फुसफुसों में चला जाता है। अब ये इसमें क्यों है फुसफुसी धमनी? इसलिए है पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर, क्योंकि फिर जो इसके अंदर जो आई है कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट, वो गैसीय वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो कैसे बाहर निकाले जाएंगे? फुसफुस के द्वारा ही तो फुसफुस में क्या करना पड़ेगा? हमें खून को भेजना पड़ेगा। इसलिए इस जगह से होकर के वो फुसफुसी आर्टरी से होकर के वहां जाएगा, ठीक है। सभी प्रकार बाईं ओर भी ऊपर आलिंद और नीचे निलय
बाएं निलय में 4 फुसफुसी शिराओं के छिद्र हैं, जिनके द्वारा फुसफुसों से शुद्ध होता हुआ ऑक्सीजन युक्त रुधिर लौट के आता है। देखो मैंने जो बताया था शुद्ध शुद्ध, बाएं तरफ क्या है, 4 है फुसफुसिए और उससे लौट के आ रहा है। फुसफुस से निकाल दिया गया आपका जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है और वेस्ट गैसीय विनिमय है, और इधर से क्या करा इन्होंने, वापस वहां से ऑक्सीजन लेकर के, जो सांस से वापस ऑक्सीजन ली हमने, जो बाह्य श्वसन हुआ उसके द्वारा ऑक्सीजन आई, ब्लड में मिली और फिर कहाँ ले गई उसको, हार्ट तक। ठीक है, ये काम क्या हुआ, बाएं में हुआ है। और अलिंद के संकुचन करने पर वह निलय और अलिंद के बीच में छिद्र द्वारा निलय में चला जाता है। बाईं ओर के इस छिद्र में भी कपाटिका लगी हुई है। बाएं निलय में महाधमनी का एक छिद्र है, अरोटा का, जो जिसे महाधमनी भी कहते हैं। ठीक है, अरोटा, या इसे अरोटा के रूप में याद करो, जिससे रुधिर निकलकर महाधमनी में चला जाता है। इससे क्या हुआ, रुधिर निकल के महाधमनी में चला गया और उसकी अनेक शाखाओं द्वारा सारे शरीर में संचार करके शिराओं द्वारा लौटाकर फिर हृदय के दाहिने आलिंद में लौट आता है। अब अरोटा में जाके उसने क्या करा, शिराओं में जितनी भी शाखाएं हैं उनमें गया और उससे होके पूरे बॉडी के अंदर पहुंच गया। वापस कहाँ जा रहा है, पूरी बॉडी में जाकर के पोषण और ऑक्सीजन दे रहा है और फिर वापस शिराओं द्वारा लौट करके वापस दाहिने हिस्से में आ रहा है। ठीक है, हृदय का संकुचन और फैलाव के द्वारा रुधिर का परिवहन के लिए दबाव बनाया जाता है। जो प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर, जो हमारे हृदय का संकुचन हो रहा है, संकुचन और फैलाव, ऐसे जो मैंने कहा ना, हार्ट बीट धक 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 धक, तो धक 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 वाली जो होते हैं, संकुचन और फैलाव। देख रहे हो ना आप, मेरे हाथों को देखो कि संकुचन हो गया और ये फैलाव हो गया। इससे क्या हो गया, प्रेशर मेंटेन होता है। ये होता है धक धक वाली जो है चीज, पंपिंग ऐसे करके ऐसे होती है। जब हार्ट चलता है ना, ऐसे 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 करके हमको वो चलता हुआ दिखाई देता है। अगर कभी आप देखें किसी वीडियो में, देखना गूगल पे, तो आपको दिखाई देगा। तो ये संकुचन हुआ और फैलाव हुआ, इससे क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे कि पूरी बॉडी के अंदर वो खून घूमता है। ब्लड का एक अपना प्रेशर होता है, उसी के कारण वो पूरे में परिसंचरण कर पाता है कि जाएगा भी और लौट के आएगा भी, जिसे हम हृदय की धड़कन द्वारा महसूस करते हैं। इसे सभी लोग कैसे महसूस कर सकते हैं, आपकी जो हृदय की धड़कन है, सब अपने अपने हार्ट पे हाथ रख के देखो, आपको महसूस होगा कि आपके सबकी हृदय की धड़कन कैसे चल रही है। हार्ट की धक 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 आपको सबको फील होगा कि हाँ, हमारा हार्ट काम कर रहा है, पंप हो रहा है, पंपिंग सिस्टम पूरा प्रॉपरली काम कर रहा है। ठीक है, इसको हृदय स्पंदन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, धड़कन को हृदय स्पंदन। जो संकुचन हुआ, फैलाव हुआ, उसको हम हृदय स्पंदन कहते हैं। सामान्य अवस्था में ये 72 बार प्रति मिनट होता है ये। ठीक है, 72 बार धड़कता है दिल 1 मिनट के अंदर। इंपॉर्टेंट है, लिख लो। ठीक है, मनुष्य में कितनी बार धड़कता है दिल, 72 बार नॉर्मली। नॉर्मल व्यक्ति के अंदर, जो स्वस्थ है, नॉर्मल है, उसका 72 बार धड़कता। और दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा बढ़ जाता है कुछ समय के लिए और फिर वापस से कम हो जाता है। हृदय की कपाटिकाएं कैसे कैसे हैं ये, चलो देखते हैं। हृदय की कपाटिकाएं खुलते और बंद होते हुए, ये इसमें दिखा रखी हैं। ये आपने पिक्चर देखी हो तो देखो, इसमें एरोज बन रहे हैं। 2 इसमें नीचे की तरफ खुल रही हैं और फिर बंद हो रही हैं ऊपर की तरफ। कैसे खुला और कैसे बंद हुआ, ये देखो, है ना। इसमें एक बार पिक्चर देख लो, फिर मैं बोल रही हूँ तो सुनना आप। ये बड़े ही महत्व की संरचनाएं हैं और जो रुधिर को केवल एक मार्ग से अग्रसर होने देती हैं और लौटने नहीं देती हैं। ये जो कपाटिकाएं, इनका क्या काम है कि एक ही तरीके से उसके प्रभाव को चलने देती हैं। यूं नहीं कि वो अभी गया यूं और फिर वापस पीछे लौट के आ जाएगा, नहीं, वो प्रेशर को उसी तरह क्रिएट करके और मतलब वापस लौट के नहीं आए, इसलिए कपाटिकाएं काम करती हैं और लौटने नहीं देती हैं। दाहिनी ओर की कपाटिकाएं 3 कौड़ी के समान भागों में बनी होती है। 3 कौड़ी के समान भागों में बटी होती है दाहिने ओर की, मतलब लेफ्ट साइड की। और त्रिविलन कपाटिकाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है, त्रिविलन, इनका नाम है ये। ठीक है, बाईं ओर की द्विविलन
कपाटिकाएं होती हैं और निलय की ओर पृष्ठ पर इनमें बारीक रज्जू के समान तंतु लगे होते हैं। जो लेफ्ट वाली हैं वो द्विविलन होती हैं, जो दाएं वाली है दाहिनी वाली है वो त्रिविलन है, ठीक है, और ये द्विविलन है। और निलय के पृष्ठभाग इसमें क्या है बाएं वाले में, इसके पृष्ठभाग पे बारीक रज्जू के समान तंतु भी होते हैं, छोटे छोटे तंतु भी इसके ऊपर लगे हुए होते हैं, जिनके दूसरे सिरे निलय की दीवार से निकले हुए अंकुरों पर लगते हैं। जो ऊपर की तरफ तंतु होते हैं वो दूसरे सिरे की जो दीवार के ऊपर है अंकुर, उनसे टच हो जाते हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे, ठीक है ना। ये कंडरीय रज्जु कहलाते हैं, मतलब हार्ट के हैं इसलिए कंडरीय रज्जु कहलाते हैं। और अंकुरों को पेपलीय पेशी कहा जाता है, मस्कुलोपेपिलरी कहते हैं इनको, ठीक है। इंग्लिश में आसानी से नाम याद हो जाएगा। अगर ये पेपिलरी नहीं याद हो रहा है तो इंग्लिश में याद कर लो, सबको अंडरलाइन करते जाओ, कहाँ किस किस चीज का क्या क्या नाम है लिखते जाओ अपने नोट्स के अंदर। आलिंद के संचय से निलय में रुधिर भर जाने पर जब वह संकुचित होता है तो रुधिर कपाटों के पीछे पहुंचकर उनको छिद्र की ओर उठा देता है, जिससे उसके सिरे आपस में मिलकर छिद्र के मार्ग को रोक देते हैं, इसलिए वो वापस लौट के नहीं आता है। और रुधिर अलिंद में नहीं लौट पाता है। देखो वही बात है कि वो फिर बंद कर देते हैं छिद्र को, तो क्या होता है वो वापस लौट के नहीं आ पाता है। तो किस तरह गति करता है, जिस दिशा में बढ़ गया उसी दिशा में आगे को बढ़ता रहता है, कभी पीछे लौट के नहीं आता है। पिपली पेशी भी संकुचित हो जाती है, जिससे कंडीय रज्जु तनु बन जाती है और कपाटिकाओं के कंदर्प आलिंद में उलटने नहीं पाती है, उल्टी नहीं हो पाती है। तो जब उल्टी नहीं हो पाएगी तो खून नहीं आ पाएगा वापस। इस प्रकार प्रबंधन से रुधिर केवल एक ही दिशा में आलिंद से निलय में जा सकता है। इस प्रकार के प्रबंधन से ये जो सिस्टम है इस तरीके से एक ही दिशा में जा सकता है, दोबारा लौट के नहीं आ सकता है। फुसफुसी और महाधमनी के छिद्रों में भी अर्धचंद्राकार कपाटिकाएं लगी होती हैं। ये भी जो बाकी की धमनियां है ना, इनमें भी अर्धचंद्राकार, देखो ये जो इनको बना रखा शेप देख रहे हो आप, इनमें तीखे तीखे आधे चंद्राकार जैसे, हाफ मून जैसे, ये हाफ सर्कल जैसे है ना, बिल्कुल छोटे छोटे से ऐसे गोल गोल बना रखे हैं। इसमें देखो आप पिक्चर के अंदर अर्धचंद्राकार हैं ये कपाटिकाएं लगी हुई होती हैं। थिनवेंसिस कपाट दाएं आलिंद में पाया जाता है, ठीक है। नाम के नीचे अंडरलाइन करते जाना हर एक जगह। रुधिर परिसंचरण, कि रुधिर का परिसंचरण कैसे होता है देखो पढ़ लेते हैं हम। उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि रुधिर महाशिराओं से दाहिने आलिंद में जाता है, वहां से हृदय संकुंचन के समय में निलय में आ जाता है। पहले महाशिराओं से दाहिने आलिंद में जाता है, फिर महासंकुचन के समय निलय में आ जाता है। निलय से संकुचित होने पर फुसफुसी धमनी में होता हुआ फुसफुस में चला जाता है। अभी समझा ना मैंने कि उससे होता हुआ फुसफुस में चला गया, वहां पर पे ऑक्सीजन लेकर के, वहां से क्या किया उसने, ऑक्सीजन दिया, क्योंकि वो बिना उसका था, उसके पास ऑक्सीजन वगैरह कुछ नहीं थी, तो वहां से ऑक्सीजन लेके वापस रुधिर 4 फुसफुसीय शिराओं से बाएं उसके अंदर आ जाता है, बाएं आलिंद में आ जाता है, बाएं आलिंद में आ जाता है। और इसके संकुचन करने पर रुधिर बाएं निलय में चला जाता है। जब बाएं आलिंद ने संकुचन किया तो वो फिर बाएं निलय में चला गया, और बाएं निलय के संकुचन होने पर रुधिर महाधमनी की ओर चला जाता है। और जब बाएं निलय संकुचित होगा तो महाधमनी की ओर चला गया, और महाधमनी से क्या होगा, वो अग्रसर होता, महाधमनी में अग्रसर होता है, और इसके बाद अपनी धमनी की शिराएं, धमनी की जितनी शाखाएं उनसे होता हुआ नीचे पूरे शरीर में जैसे फैली हुई है, उसमें पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होने लग जाता है, पूरे हर एक जगह पहुंच जाता है। और रुधिर अंगों के संचार करके केशिकाओं के द्वारा होता हुआ शिराओं द्वारा फिर से हृदय के दाहिने भाग में लौट आता है। पहले गया पोषण बांटने के लिए, केशिकाओं के द्वारा इन्होंने पोषण बांट दिया, और वहां से वापस होता हुआ शिराओं द्वारा वापस हृदय के दाहिने भाग में लौट आया, और वहीं से और फिर वही चक्र आरंभ होता है। यही रुधिर परिसंचरण तंत्र कहलाता है। बार बार यही चक्र चलता रहता है और इसी को हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। हृदय में स्वयं संकुचन करने की शक्ति होती है, ये अपने आप चलता है, ऑटोमेटिक है, ये अपने आप संकुचन करता रहता है। यह प्रति मिनट 72 बार संकुचन करता है। कितना, 72 बार हमारा हृदय
धड़कता रहता है हर मिनट में, अर्थात एक बार के संकुचन में 0.8 सेकंड लगता है और इस काल में 0.1 सेकंड तक आलिंद का संकुचन होता है। शेष 0.7 में यह शिथिल अवस्था में रहता है। निलय में 3 सेकंड तक संकुचन होता है। शेष काल में यह शिथिल रहता है और इस प्रकार सारा हृदय 0.4 सेकंड तक शिथिल अवस्था में रहता है। हृदय 0.4 सेकंड तक शिथिल अवस्था में रहता है और हृदय का संकोच, प्रकुंचन और शिथिला अवस्था अनुशीतलन कहलाता है। ठीक है, हृदय का संकोच तो क्या कहलाया? प्रकुंचन, और शिथिला अवस्था क्या कहलाई? अनुशीतलन कहलाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया परिसंचरण तंत्र कंप्लीट। ठीक है, और हम इसे कल पढ़ के आएंगे और सब सुनाएंगे। ठीक है, ये सबका होमवर्क है। सब लोग हार्ट का डायग्राम को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, कितने वेंट्रिकल्स, लोब्स वगैरह इसके अंदर हमने दिखा दिए हैं। ठीक है, चैम्बर्स कैसे होते हैं, किससे बना है, कौन सी पेशी तंतु, कैसे काम होता है हृदय का, ये सब एक बार कल सब लोग पढ़ेंगे। क्योंकि देखो ये भी हमारा कंप्लीट होने वाला है। बस ज्यादा से ज्यादा इसमें 4 दिन लगेंगे। मैं सोच रही हूँ 5 दिन लग जाए, कोई बात नहीं है, पर आप लोगों को इस सब के बारे में पता हो, कम से कम आप कुछ तो बता सको, है ना। ठीक है, कल सब लोग इनको एक एक बार जरूर पढ़ के आएंगे और ये होमवर्क है सबका। और फिर कल एक्सप्लेन करेंगे कि आपने क्या पढ़ा था। और नहीं, जिसको समझ में आए वो आप वीडियो देखना ऋषिकुल योग पीठ पे जाकर के DNYS डालोगे जब आप फिजियोलॉजी एनाटॉमी की क्लास, तो आपको निकल के आ जाएगी। नहीं आए तो बता देना, ग्रुप में डलवा देते हैं, ताकि आप सब लोग उसको देखो और दोबारा पढ़ो, ताकि आपको सबको ध्यान हो कि क्या पढ़ा हमने। ये कल भी टेस्ट है। ठीक है, जिन्होंने आज हार्ट का नहीं बना के दिखाया कल दिखाएंगे। अनु, अभी भी वीडियो ऑन नहीं बेटा? नहीं करा होमवर्क? माइक ऑन करो। होमवर्क करा था? जी मैम, मैंने वीडियो देखी थी, बस वो कल वाली दोबारा रिपीट होमवर्क नहीं किया। अच्छा, तो अब कल दिखाना मुझको हार्ट का बना के। ठीक है, और कल सेशन भी तुमसे सुनूंगी मैं। टाइम से आया करो थोड़ा सा, है ना। 1 ही घंटे तो पढ़ते हैं अपन, ज्यादा देर थोड़े ना है, जी है ना। बताना मुझे, क्योंकि तुमको आगे काम करना है ना। फिर तुम कैसे बता सकोगे हार्ट क्या है, कितनी बार धड़का, श्वसन कैसे हुआ, तुमको नहीं पता है तो फिर कैसे बता पाओगे। काम भी तो आना चाहिए तुम्हारा जब तुम पढ़ रही हो। मेडिकल के कोर्स का फायदा क्या है, डिप्लोमा का कोई फायदा नहीं होगा नहीं तो। ठीक है जी मैम। हाँ, वीडियो ऑन करके रखा करो सब लोग। ठीक है, चलिए, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? कल पूछेगा आप सब लोग, जिसमें भी जो कुछ नहीं समझ में आए अपनी ये वीडियो दोबारा देखिए। ठीक है, मैं सर से कह के लिंक एक बार डलवा दूंगी इसमें, सब लोग दोबारा देखिए इसको। अपने ऋषिकुल योग पीठ पे हमारे चैनल है, इसके ऊपर देखेंगे सब लोग, तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। जो नहीं समझ में आए वही क्वेश्चन नोट कर लो अपनी डायरी के अंदर कि ये क्वेश्चन है, हमको समझ में नहीं आया, हमें बता दो। और कल सब वापस मुझे दिखाएंगे कि हाँ सबने क्या क्या पढ़ा था। और जिन्होंने नई डायग्राम आज दिखाया है वो कल डायग्राम दिखाएंगे। ठीक है, देवेंद्र जी और हेमंत जी ने मुझे दिखा दिया, बाकी के जिन्होंने दिखाया वो सब लोग कल दिखाएंगे। कल वापस, अब कल इस परिसंचरण तंत्र का है। और अनु तुम्हारे 2 हैं, ठीक है, श्वसन और परिसंचरण तंत्र दोनों। ठीक है, बताना मुझे कि श्वसन क्या है, कितने प्रकार का है। बस छोटा सा 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट का बस डिस्क्राइब कर देना। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे अपना दूसरा तंत्र। हाँ प्रतिमा जी करवा दीजिए आप शांति पाठ, फिर हम आज की क्लास में बंद करते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबको प्रणाम।